हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में यूपीपीएससी ए 2020 का जो एग्जाम हुआ है 13 दिसंबर को, उसमें जो कुछ डाउटफुल या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें स्टूडेंट्स को उनकी आंसर कीज में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कुछ एनोमलीज मिली हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए थे। सो मैं उनको यहाँ पर ब्रीफ में स्टैंडर्ड रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट अगर फर्दर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सको सही से। सो लेट्स स्टार्ट। और जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा ये अभी पेपर 1 के हैं, और भी फर्दर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैंने मेल आईडी अपना शेयर किया हुआ है। सो पहला क्वेश्चन जो है पेपर 1 का है क्वेश्चन ये कि पूछा गया था कि हमारा जो ब्लो होल्स होंगे कंक्रीटिंग में वो किन रीजंस की वजह से होते हैं। तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इनसफिशिएंट वर्केबिलिटीज का आंसर दिया है, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे ब्लो होल्स क्या होंगे। आपने कंक्रीटिंग के सरफेस पे इस तरह के कुछ कैविटीज देखी होंगी, विच आर इन द फॉर्म ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। ये हमारी कैविटीज जो है ये हमारी ब्लो होल्स है। अब ये बन क्यों रही हैं? होता क्या है कि हमारी जो एयर है वो हमारी फॉर्म फेस के और कंक्रीट के बीच में ट्रैप हो जाती है, और रीजन ये होगा कि हमारा जो फॉर्मवर्क है वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया गया है, वो लूज रह गया है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ दूसरा रीजन ये है कि हम अगर प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो जो एयर इंट्रैप्ड रहेगी वो हमारी फॉर्मवर्क और कंक्रीट के सरफेस पे वहां पर आके एयर बबल्स फॉर्म कर लेगी, जो कि इस फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ शटरिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसके रेफरेंसेस की बात करें तो यहां पे मैंने एमएल गंभीर की कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक लगाई हुई है, उसका पैरा मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है कि जो ब्लो होल्स हैं दे डेवलप ड्यूरिंग कंक्रीटिंग ऑपरेशंस ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ फॉर्मवर्क। ठीक है, इसी फॉर्मवर्क को हम शटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बन क्यों रहे हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन द सरफेस ऑफ कंक्रीट बाय ट्रैप्ड एयर एंड वाटर बबल्स अगेंस्ट द फेस ऑफ फॉर्मवर्क। अब ये आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो कि जो आपका फॉर्म फेस है वो स्लाइटली एब्जॉर्बेंट हो और एडिक्वेट कॉम्पैक्शन आपने प्रोवाइड किया हो। और अगर कभी कभी जो ब्लो होल्स हैं, जब कैविटीज हमारी एक्सेप्शनली लार्ज हो जाएंगी, तो आपको करना क्या होगा? तो आपको स्मूथ सरफेस अचीव करने के लिए दे शुड बी फिल्ड विथ 1:1 या 1:2 सीमेंट सैंड मोटार। और जो आप सैंड यूज करोगे उस केस में, बिकॉज कैविटीज को आप फिल कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा फाइन सैंड यूज करनी पड़ेगी, विच विल बी पासिंग थ्रू सीव 300 माइक्रॉन और 600 माइक्रॉन से सीव से पास हो रही हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी, जो भी आप स्ट्रक्चर में ब्लो होल्स हुए हैं सरफेस पे, उसमें आपको कितनी ज्यादा स्मूथनेस चाहिए फिनिश की। ठीक है, और साथ ही साथ क्रस्ड लाइमस्टोन डस्ट भी प्रेफरेबल है। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ शटरिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IS 456-2000 के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड कंक्रीट का ग्रेड है, ग्रुप है, एक्चुअली ये रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या है? बेसिकली हमारे IS 456 में 3 ग्रुप्स में कंक्रीट को क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरा स्टैंडर्ड कंक्रीट और एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसके बारे में मैंने आपको अलग मेमोरी बेस्ड टॉपिक की सीरीज में एक वीडियो अमेंडमेंट पर बनाया था, जो कि मई 2013 में IS 456 में किया गया। तो ग्रुप्स उस समय भी हमारे 3 थे। कुछ हमारे ग्रेड्स की शिफ्टिंग की गई। स्टैंडर्ड कंक्रीट पहले हमारी क्या होती थी? M25 से M55 तक होती थी, जो कि हमारा ओरिजिनली कोड में था। बट जब अमेंडमेंट आया 2013 में तो M60 को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंक्रीट का जो एट प्रेजेंट हमारा ग्रेड का क्लासिफिकेशन है ये M25 से M60 होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ये बेसिकली कंफ्यूज करने के आप अवेयर हो कि नहीं अमेंडमेंट से, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस वजह से जो नन ऑफ दीज होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया था कि हमारा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है या बिना अमेंडमेंट के। हमेशा कोड में जो मोस्ट रिसेंट गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है, आपको दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो मेंशन ना हो कि आपका कि इस अमेंडमेंट से पहले क्या था या इस अमेंडमेंट के बाद क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो M25 से लेकर M60 तक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जब हम कोई भी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो भी हमारी स्ट्रक्चरल लोडिंग की वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रही है, तो वहां पर हमारा
जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो किस आइसोबार के करस्पॉन्डिंग हम लेते हैं। इसमें भी बहुत सारी कोचिंग ने आंसर 10% दे रखा है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप वेंकट रमैया, वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बुक में 11.8.2 चैप्टर है, वहां पे स्ट्रेस वाला जो चैप्टर, वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां का मैंने ये बुक का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया हुआ है। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारा रीजन है 0.2% यानी 20% आइसोबार इज कॉल्ड टर्जागी ने डिफाइन किया था सीट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो जो सीट ऑफ सेटलमेंट है, ठीक है, दिस इज द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, आप जोन ऑफ इन्फ्लुएंस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक और बुक का रेफरेंस देख लेते हैं जो आप सभी लोग पढ़ते हैं, ये आपकी जो गोपाल रंजन की बुक है, उसके फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन के चैप्टर में एक सीट ऑफ सेटलमेंट जो पैराग्राफ है, वहां पर अगर आप देखें तो शीट ऑफ सेटलमेंट कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेस्ड जोन बीनीथ द फाउंडेशन, जहां पर हमारी जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं स्ट्रक्चरल लोडिंग की वजह से, दे आर लार्ज इनफ टू कॉज सिग्निफिकेंट ऑर्डर सेटलमेंट। मींस इस जोन के बाहर जो भी हमारी स्ट्रेसेस होंगी वो हमारे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेटलमेंट कॉज नहीं करेगी। ये यहां पर यही चीज लिखी हुई है। और इस डेप्थ ऑफ दिस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस डिपेंड ऑन द, किस पर डिपेंड करेगा कि हमारा नेचर ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, द शेप क्या है, और डिस्पोजिशन ऑफ लोडेड एरिया क्या है, लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या है, और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या है सॉइल की। इस पर मैंने एक अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखोगे वहां पर भी मैंने चीज एक्सप्लेन की थी आपको। तो इन जनरल अगर हमारी कुछ भी चीजें स्पेसिफाइड नहीं है तो जो सीट ऑफ सेटलमेंट है विच इज करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो हमारा वो जोन होगा दैट इज बाउंडेड बाई 20% वर्टिकल स्ट्रेस कंटूर। ठीक है, और ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के लिए देखिए आपका लिखा है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस आपका 10% प्रेशर बल्ब हो जाएगा, बट यहां पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो इन जनरल जो गाइडलाइन है वो हमारी 20% वर्टिकल स्ट्रेस कंटूर की बात करता है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो यहां पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा क्या होगा और किसके बीच में रिलेशन होनी चाहिए, सीपेज वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बीच में। तो आपको पता है, आप जब डेरिवेशन करते हो तो सीपेज वेलोसिटी जो आती है दैट इज डिनोटेड बाय वीएस इज इक्वल टू के आई बाई एन, जहां पे के जो है दिस इज कॉल्ड परमिबिलिटी और जो हमारा एन है दिस इज कॉल्ड पोरेसिटी ऑफ सॉइल। तो के बाई एन जो फैक्टर है इसको हम केपी से डिनोट करते हैं और दिस केपी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे कोचिंग्स में हो सकता है शायद मॉडिफाइड कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी दिया हो, बट ये गलत है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन होगा। और जो ये बुक है दिस इज जियोटेक की, हमारी वेंकट रमैया की बुक का ये पेज है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में भी काफी स्टूडेंट्स को डाउट है, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कि हमने स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किया किसी भी फाउंडेशन सॉइल पे और वहां पे जो एसपीटी की वैल्यू मिली वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, और जो हमारी डेंसिटी इंडेक्स है वो या रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 20% से कम है। तो हमारा जो जनरल मोड ऑफ फाउंडेशन फेलियर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले रेफरेंसेस की बात करते हैं। गोपाल रंजन की बुक में जो टेबल 15.8 है वहां पर कोहेशन सॉइल के लिए जो एन वैल्यूज है वो रेंज दी हुई है यहाँ पर कि हमारा जो लेस देन 4 है वो हमारा वेरी लूज कैटेगरी की सॉइल होगी हमारी, और 4 से 10 तक हमारी लूज कैटेगरी की होगी। और रिलेटिव डेंसिटी आप देख रहे हो कि इस जोन में यानी इस रेंज में हमारी जो सॉइल कैटेगरी है वो लूज से वेरी लूज वेरी कर रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे गोपाल रंजन की इस ग्राफ पे देखें तो जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 20% है। तो इस जोन में आप देख रहे हो 20% से नीचे वाले जोन में हमारा पंचिंग शियर फेलियर हो रहा है। और हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो शैलो फाउंडेशंस है लूज सैंड में दे आर लाइकली टू फेल इन पंचिंग शियर फेलियर। ठीक है, तो जो मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन किया था वो इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन किया था कि पंचिंग शेयर फेलियर भी ऑप्शन हो सकता है। बट अगर और भी आप रिसोर्सेस पर जाएं तो वहां से बेसिकली जो जहां से क्वेश्चन सेट किया गया वही सोर्स पर अगर आ जाते हैं। ये हमारी एक बुक है, ये दूसरी बुक है जहां पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो लोकल शेयर फेलियर है कब होगा, जब हमारी एन की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 होगी और जो 5 वैल्यू होगी वो लेस देन
28 डिग्री होगी, ठीक है। तो लेस देन 28 डिग्री के लिए हमारा जो अगर हम टेबल देखेंगे, ये भी स्टैंडर्ड बुक का ही रेफरेंस है कि हमारा फाई जो है वो 28 डिग्री से लेस है और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो लेस देन 20 है। तो बेसिकली इस जगह से क्वेश्चन सेट किया गया था। तो रेदर देन गोइंग इनटू दैट पार्ट, जो यूपीपीएससी जो आंसर देने वाली होगी 99.99% वो आंसर लोकल शेयर फेलियर ही देगी, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स अगर जोड़ने की बात करें तो लोकल शेयर फेलियर विल बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर फॉर यूपीपीएससी। और बाकी एग्जाम्स में भी आप लोकल शेयर फेलियर ही याद रखिए, बिकॉज अलग अलग बुक्स में रेंज में कुछ कुछ वेरिएंस आता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन की। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होगा वो हमारा पर्ट एनालिसिस यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक एनालिसिस में कौन सा फिट बैठता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आंसर नहीं होगा, बिकॉज यहां पर पर्ट एनालिसिस की बात कर रहा है। इट मींस वी आर जो टाइम एस्टिमेशन है, हम जो किसी भी इवेंट के लिए टाइम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके लिए हमें बात कर रहा है, यहां पे एज अ प्रोजेक्ट के लिए बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये बीसी पूनमिया की जो पर्ट सीपीएम की बुक है वहां से डायरेक्टली जिस भी प्रोफेसर ने सेट किया है, यहां पर देखिए जो क्वेश्चन है डायरेक्टली यहां से फ्रेम किया गया है। द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज अ टिपिकल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच फिट्स वेल फॉर पर्ट एनालिसिस। तो यहां पर भी बात कर रहे हैं कि विच फिट वेल फॉर पर्ट एनालिसिस। तो यहां पर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको अपने एक्सप्लेनेशंस में एक्सप्लेन किया था। सो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं ये फॉलो करती हैं, ये यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी जिन क्वेश्चंस में आपको फर्दर डाउट लगता है वो मैं अभी पार्ट 1 था ये वीडियो का, मैं फर्दर पार्ट्स में और भी क्वेश्चंस इस तरह डिस्कस करता चलूंगा, सो दैट अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप उन्हें कर सको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।